मैंने 2-5 मिनट बाद और झोंके आने लग गए। मैंने कहा गाड़ी रुक आपने चलाया फिर आई ड्रोव फॉर 2.5 hours। अब यहाँ इस साइड वैसे दिन चलती होती मैं दिल्ली में पिया 4-5 बार वो दाल मैंने खाया। पूरा रबड़ी दाल खड़ा है वैसे नहीं मुझे लगा अंदर में कुछ और। दही बल्ले चलो लखनऊ होता तो अलग बात है, पर बरेली जैसे शहरों में इतना ऑर्गेनाइज सेटअप है। कैन यू इमेजिन? इनको कवर करो भाई ऊपर से जनता को। तो वी शुड हैव गॉन देयर। चले वहाँ भी चल सकते हैं। नहीं। वहाँ मंदिर जा ही रहे हैं, हाँ। पड़ोस में ही है। बिकॉज सच प्लेसेस आर, देखो चाट बाजार चलना है, ठीक है? नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू नाउ, अभी वी कैन स्किप दिस। बस जैसे ये प्लेस ना मेजरली आपकी गिफ्टिंग के लिए, मिठाई के लिए फेमस है। हाँ। ये इन्होंने तो एडिशनल किया हुआ है। कुछ स्पेशल दुकानें नहीं होती है, जैसे हमारे इंदौर में 56 दुकान है। हाँ, मैं गई हूँ इंदौर, एडमिट टू आई एम इंदौर। हाँ, सराफा अगर आप जाओगे, सराफा, वो आपका पोहा और वो हमारी पानी पूरी आ गई है भैया, अमीरों की पानी पूरी जिसे हमें बनानी पड़ती है। शर्माओ मत, पैसे दे दिए उन्होंने। भाई तू भी खा ले। आपने अपनी पीआर किस तरीके से बिठाई कि आप खुद ने पर्सनैलिटी और आप एज एन एंटरप्रेन्योर भी जाने जाते हो और आपकी एक अलग एक फ्रेंचाइज भी इतनी फेमस हुई? बहुत चीज़ है, मतलब आप जब शुरू में चालू करते हो आपके पास पैसा तो होता नहीं है जी। तब सोशल मीडिया का फ़ायदा लिया मैंने। फ्री चाय तो सिंगल्स या वैलेंटाइंस डे तो बहुत वायरल हुई। फिर कॉलेजों में जाके टॉक शो दिए, लोगों को कहानी बताई, रील्स बनाना चालू करी, यूट्यूब शॉर्ट बनाना चालू किया। आई एम अ गुड स्पीकर। तो ऐसे फ़ोन लिया, मैं आज चाय बेच रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लोगों को अच्छा लगा। सो मार्केटिंग इज़ अ 24/7 365 डे जॉब। देयर इज़ नो हॉलीडे। आई केम टू बरेली। आप यहाँ के 2-5 हज़ार लोग नहीं जानेंगे ना MBA चावलों को। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। तो अब मेरे पास पीछे बैकअप टीम है जो उस मार्केटिंग का फ़ायदा उठाने के लिए बैठी है। मेरा भाई जो कि फोको फाउंडर ऑफ MBA चावल एंड पेरी टीम। तो ऐसे काम होता है। उनका फ़ोन लेके इंस्टाग्राम पे फॉलो करने से, ये छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों को शर्म आती है। फिर बेशर्म की तरह आपको अपने धंधे के बारे में लोगों को बताना पड़ता है। मैंने शुरू में मिनिमम 10,000 से ज़्यादा विजिटिंग कार्ड बांटे थे लोगों को, अननोन लोगों को, कि मेरा MBA चावला का दुकान है, यहाँ पे आना। तो ये सब नहीं करते, लोग घबराते हैं, बोले अपना धंधा अच्छा, प्रोडक्ट अच्छा होगा तो चल जाएगी दुकान पर। ऐसा नहीं होता है। मार्केटिंग इज़ टॉप ऑफ अबव। भाई फेसबुक को मार्केटिंग करने की क्या ज़रूरत है? गूगल भी मार्केटिंग करता है। So basically believe in ऑनलाइन और वर्चुअल? दोनों। ऑनलाइन वर्चुअल तो एक ही हुई है ना? हाँ, एक ही हुई, मतलब ऑफलाइन और वर्चुअल। हाँ, दोनों ज़रूरी है। ऑफलाइन देखो, कुछ लोग सिर्फ ऑनलाइन जाते हैं तो ऑफलाइन को कभी भी, अब जैसे हमें खा रहे हैं, ये ऑफलाइन कर रहे हैं, ये शूट हो गया तो ऑनलाइन चले गया। और ऑनलाइन तुम ज्ञान दे रहे हो, वो ऑफलाइन नहीं हो सकता। तो ऑफलाइन कैन ऑलवेज बी ऑनलाइन, बट ऑनलाइन कैन नेवर बी ऑफलाइन। और IIMS में जाने के लिए यू नीड 90 भी नहीं, 95, क्योंकि जनरल है ना हम लोग। हाँ, राइट। तो और
परसेंटाइल चाहिए तो फिर छोड़ दिया कि भाई MBA नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी कॉलेज में 15-15, 20-20 लाख की फ़ीस होती है, कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो होता नहीं है। और 2 साल इज़ अ बिग अमाउंट, 15-20 लाख प्लस 2 साल। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, मैं 11-12 भी लोग 1-1 साल की क्यों कराते हैं? आप समझो 1st से 12th करने में आपको 12 साल लग रहे हैं, बट टुडे द वर्ल्ड हैज़ चेंज। वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे ही हम लोग, मतलब मैं वहीं पढ़ा हूँ सरकारी कॉलेज में, और मेरे कॉलेज की फ़ीस थी 1 साल की 1200 रुपये। मेरे स्कूलिंग हुआ सरकारी स्कूल से, उस स्कूल की फ़ीस थी 750, और अगर मैं कोई कैटेगरी में होता तो 15-20 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप मिलती। ये भाई आलू टिक्की आ गई हमारी। एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि इतने अच्छे आउटलेट्स होंगे यहाँ पे, पर अब तो ये हर शहर एक जैसा हो गया है, इंटरनेट ने सबको सेम कर दिया है। इसमें आपका बरेली में कोई अभी फ्रेंचाइजी है? आप खोलेगा? आप खोलेगा, तो अभी बात चल रही है, कैसा क्या है? हाँ चल रही होगी, मैं तो आई एम आउट ऑफ दिस बिजनेस नाउ, मैं कुछ और करता हूँ मैं। अच्छा, वो टीम देखती है सब, अब नाम हो गया तो इतना जल्दी मतलब दिक्कत नहीं होती। वही आपने इसमें मैनेज करने का क्या मतलब, जैसे आपने कब से स्टार्ट करा था आउटलेट? समझ, आपका जो पहला आउटलेट 2017 ठेला चला रहा था मैं 2.5 साल। तो उससे एकदम से कैसा क्या? एकदम से क्या, अभी मतलब क्या? 2.5-3 साल तो संघर्ष रहा, फिर 1 साल 1.5 साल कोविड, अभी पिछले 1.5 साल से बहुत ग्रो किया। इंटरनेट ने बहुत हेल्प करी। इंटरनेट की टू सक्सेस क्या रहा आपका? जैसे कंसिस्टेंसी। लोग गाली दे तो भी काम करो, लोग प्यार दे तो भी काम करो, लोग पैसा दे तो भी काम करो, लोग पैसा ना दे तो भी काम करो, लोग पूछे ना पूछे काम करो। काम आनंद आश्रम। नहीं बना सकते, वो एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि माइंडसेट थॉट प्रोसेस नहीं होता है। लड़कियों तो ग्रेजुएट भी नहीं है। हाँ मतलब उनको आज दिमाग में पिताजी या कोई काम करते हुए जाएगा, खोलिए। अभी तो शी वाज नॉट एबल टू इवन स्पीक हिंदी में भी अच्छा सा नहीं बोल पाई, तो मिला था उसको, लेकिन उसको ये था मेरी चाय बहुत अच्छी है, मैं मेरे पास 15 तरह की चाय है, मैं ऐसी बनाती हूँ वैसी बनाती हूँ। वो उसका निकल जाता है, 4-5 हज़ार रुपया निकल जाता होगा रोज का, मतलब समझ रहे हो आप, 3-4-5 हज़ार रुपये। हाँ जैसे मैंने आई स्टार्टेड माई ठेला 2017 में, तो भाई अपने तो MBA ड्रॉप आउट किए, पता ही नहीं था आगे क्या करना है, तो मैं रोज का 12-15 हज़ार रुपये का गल्ला करता था रोड पे, हाँ ठेले पे। तो अब सोचो मैं MBA करके 1 सवा लाख की नौकरी मिलती मेरे को, तो वहाँ पे मेरे को किराया नहीं, रेंट नहीं, सैलरी नहीं, टैक्स नहीं, रोड पे 2.5 साल मैंने ठेला चलाया।
तो वहाँ से मैं 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए महीना कमाता था। क्या बात। तो इतनी इनकम कहाँ होगी? कौन सी नौकरी दे दी है आपको? फिर मैं शादियों में चाय बनाता था। तो जैन मारवाड़ियों की जितनी शादी होती, जिम कॉर्बेट में, लोनावाला में, जियो गार्डन में, जयपुर, उदयपुर, कच्छ, तो वहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग में चाय बनाने जाता था। तो ये इनको यही है कि भाई अब जैसे पूरी इंजीनियरिंग कर ली, उसका आखिरी में हर कोई ऐसा विजनरी नहीं बन सकता। शुरू में क्या एक जनरेशन लगती है, जब जाके दूसरी जनरेशन कुछ अलग करती है, टेक में जाती है। आप जैसे मेटावर्स बहुत अच्छा कर रहे हो, अभी हमारे जैसे नॉर्मल आदमी के लिए सोचना, अब मेटावर्स में तो यही सोचना कि मेटावर्स क्या है, फिर मेटावर्स को समझना और उसमें जमीन खरीदना। और मुझे तो पता है, कोई कह रहा था कि रेस्टोरेंट ले लो, मतलब इट टेक्स 5-6 years टू अंडरस्टैंड द मार्केट, ये वाला, और करना एक्चुअली में उसको। और अभी क्या है ना, आज की जनरेशन का सबसे बड़ा इशू क्या है ना, उसको पैसे भी कमाना है, उसको खुश भी रहना है, उसको ट्रैवल भी करना है, उसको वर्क लाइफ बैलेंस पूरा 160 डिग्री चाहिए। आप समझ रहे हो? ये एक जनरेशन में नहीं हो सकता, पर इनको सब चाहिए। हमारे दादाओं ने कहीं नहीं गए, मेरे को पता है, मेरे पिताजी दुकान पे ही बैठे रहे जिंदगी भर, वो दुकान ही नहीं छोड़ पाए। वो बोले मैं दुकान छोड़ के जाऊंगा तो धंधा कैसे करेंगे? आप समझ रहे हो? पर आज की जनरेशन को सैटरडे संडे नाइट भी करना है, मतलब घूमना भी है, महीने में एक बार अपने शहर से भी बाहर जाना है, और 1 साल में विदेश के भी, मतलब सब करना है उसको, क्योंकि उसको नहीं पता कल क्या होगा जिंदगी में। और सब कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया के पहले पता भी नहीं था ना कि आप गौतम जी कहीं घूम के आ गए, हमें क्या पता। पर आज तो गौतम जी चाय भी पी रहे तो अगले 1 घंटे में डल रही ना फेसबुक पे। नमस्ते। Sorry for नाला प्लीज सीट। She's attending on phone. Okay. She will come. Oh. So I saw the posters. I was like, really, you must be habituated. I know. But you have put it everywhere in the campus. It looks like you're a politician. Yes, actually. Sorry, please continue. I guess you guys will have some conversation. We have this blue thing. ये वो हो गया कोइंसिडेंस। Coincidence हो गया. तो ब्लैक, You guys are black. आप लोग का तीनों का ही हो गया। ब्लैक एंड रेड तो टेडेक्स का कलर है, कलर ही है ना, और ब्लू उसके साथ मैच कर रहा है। मैच कर रहा है। That's why you were very black. थीम बेस्ड है ना आज तो पूरा। हाँ ठीक है। पॉलिटिक्स में तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है। मुझे नहीं है भाई। Nothing for that. मतलब इंटरेस्ट तो क्या है कि, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सीवी बैठता है उधर। पॉलिटिक्स। हाँ, तो मैं देखता हूँ, मैं बहुत घूमता हूँ ना, भारत घूमता हूँ, तो मेरे को बहुत समझ आती चीज़ें। पर अभी तो बिजनेस ही है सब कुछ। अभी कितने आउटलेट हो गए? 200। हाँ, तो छोटे बड़े सभी सिटी नॉर्थ में सबसे ज़्यादा है, लखनऊ में है, कानपुर में है, आपके यूपी में, झांसी में है, आपके गोरखपुर में है, देवरिया में फ्रॉम यूपी, फिर कलकत्ता में 15 आउटलेट है, गुवाहाटी में 3 आउटलेट है, गुजरात में काफ़ी है, इंदौर में काफ़ी है। मेरा जो नॉर्थ बेल्ट है ना, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है हम लोग अभी। और हमारा सप्लाई चेन प्लस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो गोडाउन्स और ये है, सब नॉर्थ में बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी। This is all franchise. All we don't own a single outlet, but it is franchisee owned, company operated, FOCO। Okay. मतलब पैसा आपका, बाकी सब मैनेजमेंट, सप्लाई, लोगों का हायरिंग वायरिंग सब हमारा। सब आपका। हाँ, नहीं तो कंट्रोल खो देते हैं ना हम लोग। कल को वो अपना कुछ बेचने लग जाएगा, कल को अपना बोर्ड तान देगा, तो हमारा कंट्रोल बहुत है उस पर। वो क्वालिटी भी खराब कर देगा। हाँ, क्वालिटी खराब कर देगा, ड्रेस पहन के नहीं आएगा, कुछ भी कर देगा वो। नाउ वी आर गेटिंग इनटू FMCG, और अभी हमारा कनाडा, सिंगापुर और कतर चालू कर रहे हैं MBA चाय वाला हम लोग। हाँ, जनवरी से वी सोल्ड आउट आवर फ्रेंचाइजी राइट्स टू कनाडा एंड सिंगापुर, दुबई एंड कतर। कनाडा में मेरे एक स्टूडेंट है, वो वहाँ की जो सबसे पुरानी इवेंट कंपनी है, शी इज वर्किंग विद। अच्छा, नाइस। से बात कर रही है। हाँ पक्का, वैंकूवर में आ रहे हैं, ओंटारियो में आ रहे हैं। स्टूडेंट भी थी हमारे यहाँ, काम भी किया है। हाँ, बहुत इंडियन यार, कनाडा जाओ, पंजाबी बहुत है, बहुत है। हमारे यहाँ से काफी लोग कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं थोड़े थोड़े टाइम। मास्टर्स के लिए स्टूडेंट्स? जॉब। अच्छा, जॉब। हाँ, बहुत स्टूडेंट स्टूडेंट तो बहुत। जोर से टोरंटो में आवाज लगाने के इन्विटेशन सब निकलने के बाद। अच्छा। कनाडा में अपना प्लान कर रहे हैं ना। हाँ, वही तो है।
अच्छा कॉलेज देयर No, he's planning. हमारे तो आउटलेट Where was the planning in Canada? इन कनाडा सर टेडेक्स के बाद मिल लेते हैं अपन कुछ साथ में कर लेते You should open, you should go international. There should be some universities which can be global from India, नहीं? अब तो SOP इंटरनेट के आने की वजह से सब प्लेटफॉर्म सबको मिल गया ना, अब ऐसा तो लगता नहीं कि भाई हम नहीं कर सकते। वहाँ के 4 बंदे हायर कर लिए, स्ट्रक्चर बना दिया, प्रोसेस बना दी, it's easy now. It's not that difficult if you have an intention to build something. There are resources available easily. उन मूल्यों बढ़ाते हैं तो जल्दी समझ में सही बात। और अगर सिर्फ हम उन पात्रों को पात्र ना लें तो फिर वो प्रीचिंग लगने लगती है। बिल्कुल तो प्रवचन आचरण में नहीं परिवर्तित हो पाता है। और आपके आचरण में जब तक परिवर्तित नहीं होगा तब तक हम चरण तो पकड़ लेंगे। तो जितना महत्वपूर्ण चरण पकड़ना है उतना ही महत्वपूर्ण आचरण पकड़ना है। उस दृष्टि से वो लिखी गई है। और हम जैसे दुनियावी आदमी कि जो घोर माया के में डूबा हुआ है कि आज ये रूप है तो कल वो रूप है तो परसों ऐसा करेंगे, तो वो जो ये यहाँ भी है यहाँ भी, लेकिन उसका मूल रूप क्या है? तो उस मायावी, तो वो मायावी हमने कहा कि सिर्फ राक्षस ही करते थे मायावी, और राक्षस हमने जो आया है रक्ष से कि जब प्रकृति बनी तो किसी को रक्षण की आवश्यकता होगी, जिम्मेदारी दी, किसी को यजन पूजन की जिम्मेदारी दी गई। तो जिनको यजन की जिम्मेदारी थी वो यक्ष कहलाए, जिनको रक्षण की जिम्मेदारी थी प्रकृति को रक्षण कहलाए। अब वो जिनको रक्षण की जिम्मेदारी दी गई थी जब वो भक्षण की दिशा में बढ़े तो रक्ष से राक्षस हो गए। क्या बात। वो वाली जो स्थिति है, तो ये कथाओं में शब्द में ही है सार हमारे और आपके पास जितना है। लेकिन होता क्या है कि हम उसको जब भाषा मान के उसके अंदर निहित भाव या जो कहना चाह रहे थे हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, हमने उसको नजरअंदाज कर दिया। नजरअंदाज नहीं या कहीं ना कहीं हमने उसको सुना तो समझा नहीं। बिल्कुल श्रवण का अर्थ मात्र सुनना नहीं, जो कहा गया है उसे जैसा का तैसा समझना। सही बात। जिसको हम श्रवण कहते हैं कि श्रवण और भ्रमण हमारे आपके जीवन में यही तो है, तो चल रहा है। आपकी जुगलबंदी है उसको समझने की बात है। हमारे पूर्वजों ने, जिनको हम ऋषि कहते हैं, ऋषि मतलब रिसर्चर, निरंतर चिंतन करने वाला, जिस री धातु से ऋषि बना है उसी से रिसर्चर बना है। तो निरंतर चिंतन करने वाला, शोध करने वाला, तो फिर ये विज्ञान की श्रेणी में है। तो उन्होंने प्रकृति के मूलतम रहस्यों को निरंतर चिंतन करते हुए हमारे और आपके साथ समझा, और हमको ये बताया गया कि प्रकृति की लय के साथ लय मिलाकर अगर आप चलेंगे तो प्रलय के भागी नहीं बनेंगे। क्या बात। वो वाली जो बात है। एंड इट इज समटाइम नॉट नेसेसरी टू लाइक कि हर चीज में अर्थ भी निकालना। जैसे धर्म में हर जगह विज्ञान निकालता है आदमी, लॉजिक निकाल, क्या जरूरत है? क्या आप माँ बाप आपके हैं, अब इसमें क्या लॉजिक निकालोगे, इसमें क्या विज्ञान निकालोगे? जो है सो है, और ये सिर्फ अपने धर्म में होता है। क्यों हमको एक ISI मार्कर चाहिए? यस, ये मेरा भी सवाल हमेशा होता है। जो धार्मिक कथाएं हैं वो हमारे नैतिक मूल्यों। यस, मतलब नैतिक मूल्य यानी हम में और पशुओं में क्या अंतर है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो पशुओं में भी होता है, हमें भी। हंगर, फियर, स्लीप एंड सेक्स। तो क्या है कि हम पशु से पशुपति हो गए। क्या बात। वो नैतिक मूल्य है। उन नैतिक मूल्यों की सृष्टि इन कथाओं के माध्यम से, तो इसमें से हमको नीति चाहिए, इसमें से हमको नैतिकता चाहिए
ये सतत संघर्ष है चलते रहने वाला संस्कृति, प्रकृति और विकृति के बीच में। करेक्ट। उसके निवारण के लिए हमारे और आपके पास ये उपमा उपमेय अलंकार की जो उसके माध्यम से आपको कही, तभी तो इतने हजारों वर्षों से ये कथाएं, ये चरित्र, ये सब पूजन के नहीं, ये सब भजन के नहीं, ये स्मरण के हमारी स्मृति में भी बने हुए हैं। इसका कारण ये है कि जब भी कभी हमारे जीवन में ऐसी वाली आपदाएं आती हैं, जैसे आज से साल भर पहले तक जिससे हम जूझ रहे हैं, तो हमारी आस्था को तोड़ने के लिए नहीं, हमारी आस्था को पुष्ट करने के लिए हमारे सामने चुनौतियां खड़ी होती हैं। भटको मत। करेक्ट। कि कथा, किसी भी कथा का महत्व कब, जब उसके श्रवण से, उसके सुनने से हमारे मन की व्यथा शांत हो जाए। अगर हमारी व्यथा शांत नहीं हो रही तो कथा की वैल्यू नहीं, योग्यता नहीं। और व्यथा आई नहीं तो शांत होगी कब? पहले आदमी पहले व्यथित होता है, फिर जाता है श्रोता मन ने, फिर श्रवण करता है। अब दिक्कत ये है ना कि आप पहले ही सुन लो तो व्यथा आएगी भी नहीं, पहले ही नहीं है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर आपने उसको धारण किया हुआ है, आपने उसको श्रवण किया हुआ है, आपने समझा हुआ है, तो आपके पास आपके पूर्वजों के द्वारा सिर्फ हमारे ही जगत में नहीं आई चुनौतियां। करेक्ट। इससे पहले भी प्रलय की कई बार स्थितियां बनी, हम और आप हैं ना। करेक्ट। आशुतोष जी, आपकी 2 TEDx है आज, आपकी 2 TEDx है आज। एक ये है और एक स्टेज पे है। क्योंकि आप जब बोलते हैं तो बस हम भी श्रोता के स्वरूप सुनते ही नहीं। आप कहाँ के हैं? मैं मूल रूप से धार का हूँ, मध्य प्रदेश का एक जिला इंदौर के बाजू। आप आए काफी साल पहले आए। काफी साल पहले आपके जो बाल मुकुंद सिंह जी गौतम, उन्होंने आपको बुलाया था, उनके साथ शक्तिमान जी के साथ आप आए थे। मुकेश खन्ना जी के हमारा परिवार। यस 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 यस। हाँ, आप अभी ऋचा अनिरुद्ध जी के साथ का आपका पॉडकास्ट था। हाँ। तो मेरा और ऋचा अनिरुद्ध जी का जिंदगी विद लाइव एक शो है जिसमें आप भी आए थे। जो मेरा वाला है वो जो 40 मिनट का इंटरव्यू, उसका टोटल व्यूअरशिप 40 करोड़ है एक इंटरव्यू का। तो उसमें मेरी अपनी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बताया मैंने, क्योंकि मैं प्रफुल्ल बिल्लौर MBA चाय वाला हूँ। तो मैं MBA ड्रॉप आउट करके रोड पे ठेला चलाया 2.5 साल मैंने, और मेरी दुकान का नाम ही MBA चाय वाला था। आज 200 से ज़्यादा आउटलेट है पूरे भारत में। इन्होंने बता दिया कि साक्षरता का मतलब शिक्षा से नहीं है। हम साक्षर तो हैं, लेकिन क्या हम शिक्षित हैं? इनका डिस्कशन अभी मैं दुबई था जब लास्ट वीक, जहाँ इनके साथ काम कर रहा हूँ, वहाँ ही गॉट डिस्कस्ड। संतोष मुझे इंसान है, अभी ये मुझे नहीं पता था कि हाउ ही ड्रॉप्ड आउट हिज MBA और कैसे चाय का ठेला और कैसे 200 स्टॉल। और अगर तो फिली राफी फिली दुबई का ब्रांड। तो मैं राघव के साथ बैठा हुआ था, कह रहे हैं मेरी ज़िंदगी और मुझे लग रहा है इसकी ज़िंदगी में कुछ समानता है, मुझे मिल रहा है, इससे मुझे बताओ मैं कहाँ मिलूँगा इसको आके। अभी मेरी मुझे नहीं जाना है। So I was supposed to like मैं अपनी टीम को इतना काम दे गया हूँ, जैसे सैटरडे को था सिर्फ 1 दिन के लिए मैं काम किया अपनी टीम को कि भाई मुझे करेक्ट really want to meet him कि क्या है वो सब। He also sells only chai and samosa, that's it. More than 1,000 outlets all over the world. अभी मैं पूरे भारत भ्रमण पे हूँ और मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ, युवाओं को, और मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी कहानी बनाइए, किसी सरकार प्रशासन के भरोसे मत बैठिए। अब समय आ गया कि आप भी अपनी पहचान बना सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं, इंटरनेट के आने के बाद हर 140 करोड़ लोगों के पास अपना स्टेज है। अब पहले होता था ना कि भैया जी है, पांडे जी है, गौतम जी है, राणा जी है, वो मेरा कुछ भला करेंगे, उनके साथ आगे पीछे घूमूंगा तो कुछ हो जाएगा। पर अब समय आ गया कि आप भी अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाएं। तो ये लेके मैं भारत यात्रा पे निकला हूँ। अभी तो मैंने खुद की भारत यात्रा करी व्यक्तिगत रूप से, जिसमें मैंने अपने 4 धाम कंप्लीट करे हैं। अभी 10 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करे हैं, 25 के आसपास के स्टेट्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं भारत यात्रा पे निकल रहा हूँ। मैं हर जिले में जाऊँगा, भारत के स्टेज लगाऊंगा और बोलूँगा कि आप 140 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, सबके पास अपना पहचान पत्र है पर खुद की पहचान नहीं है। अब समय आ गया अपनी पहचान ढूंढने की, और ये आज नहीं कर पाया तो कभी नहीं कर पाएंगे। वो दूरियां सब खत्म हो गई। बड़े बड़े लोगों ने कभी भी छोटे लोगों को बड़ा बनने ही नहीं दिया, उनको बताए नहीं गए सूत्र जिंदगी के बदलने के, पैसे कमाने के।
और बहुत संघर्ष किया बच्चों, मतलब अपने हमारे माँ बाप ने। मैं एक मध्यम वर्गीय किसान का बेटा हूँ। हमारे पिताजी भागवत कथा प्रवचन करते थे, 4-4 महीने 5-5 महीने घर ही नहीं आते थे। उनका गला जो आज मेरी स्थिति ऐसा हो जाता तो फट जाता था, फटे बांस की तरह हो जाते थे। पर क्यों? क्योंकि उनको एक भागवत कथा से 5,000 रुपये मिलता था और वो पैसा इकट्ठा करके वो मेरी फीस भरते थे स्कूल की। तो हमने वो संघर्ष देखा है। तो संघर्ष देखा तो पता चला कि भाई 15 लाख 17 लाख MBA की फीस में लगेगा, फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा, 50-60 हज़ार 80 हज़ार रुपये की नौकरी लगेगी, तो रिटर्न तो इन्वेस्टमेंट तो बेकार है। तो मैंने छोड़ के मैकडॉनल्ड्स में वेटर की नौकरी करी 5 महीने और फिर खुद का दुकान चालू करने की सोची। तो अब मैं भाई पढ़ा लिखा था, अच्छे कपड़े पहनता था। तो अब आदमी क्या है, हमारा युवा आज का पहले दिन से सेठ बनना चाहता है, संघर्ष करना भूल गया है। तो मैंने सोचा ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल एक्ट नाउ। बहुत बड़ा सोचूंगा कि भाई मैकडॉनल्ड्स बनाएंगे, पर आज की तो कुछ रेडी लगानी पड़ेगी ना। तो मैंने बिना शर्म के रोड पे ठेला चलाए 2.5 साल। खुद ने चाय बनाई, खुद ने बर्तन मांजे, खुद ने झाड़ू लगाई और लगभग 250 से 300 जैन मारवाड़ियों की शादियां में चाय बनाई है पूरे भारत में। और आज भी मैं वो करता हूँ। और जो डिग्री MBA चाय वाला, मतलब मेरे पिताजी का बहुत मजाक उड़ाया गया। हर मामा मासी बुआ काका काकी ने बहुत मजाक उड़ाया, बोले तेरा बेटा तो बहुत इंटेलिजेंट था, रोड पे चाय बेच रहा है। तो ये शर्म हटानी है। वही शर्म कर्म धर्म की जो बात आप कर रहे हैं ना, मर्म की बात कर रहे हैं आप, ये भारत के मतलब भारत टिका ही इस पे जो हम भूलते जा रहे हैं। बिकॉज इंडिया में दूसरों की सोच बहुत मैटर करती है ना। मैं रोड पे, मतलब मेरे अहमदाबाद और IIM रांची में बहुत सारे फ्रेंड्स थे। तो मैं कैट की प्रिपरेशन करी थी, मेरा 85% आया था लास्ट। तो वो IIM में गए तो मैंने पूछा क्या सैलरी है भाई तेरी? बोले 1.5 लाख। मैंने कहा तेरा लोन कितने का? बोले 22 लाख का लोन है मेरा। तो 30,000 रुपये महीने की तो EMI जा रही थी। बोले जॉब का लगती, वो बरेली का भी हो, IIM में पढ़ने के बाद बरेली में तो जॉब नहीं लगेगी ना उसकी, बेंगलोर हैदराबाद चेन्नई में लगेगी। तो बोले 40,000 का तो फ्लाइट का किराया। अब भले ही बरेली का हूँ, पर अगली बार बरेली अगर आना है तो 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, तो ट्रेन से तो आ नहीं सकता, फ्लाइट से आना है, तो खर्चा वो। अब 5 स्टार होटल में खाने पीने की आदत पड़ गई। आप सोच रहे तो मैंने कहा बच क्या रहा आखिरी में? देखो बोले 20,000 रुपये महीना बचता है। मैंने कहा साल का 2,40,000 बचेगा तेरा? तो मैंने कहा 2 साल दूँ मैं अपने MBA में, 20 लाख रुपये दूँ अपने माँ बाप के पके पकाए जिंदगी भर की कमाई, तो मिलेगा क्या? तो ये समझ नहीं है लोगों में अभी। तो ये समझाना चाहता हूँ मैं। आप पान की दुकान खोलो, आप रेडी खोलो, मैकेनिक बन जाओ, आप ड्राइवर बन जाओ, आप अच्छा ड्राइवर बनो ना, आप हेयर सैलून खोलो ना, जावेद हबीब जैसा 5,000 रुपये की कटिंग करो। ये बताया नहीं किसी ने। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो फेसबुक ही बनाऊँ डायरेक्ट, मैं तो इंस्टाग्राम ही बनाऊँ। मैं वो 4-4 5-5 साल इसलिए टाइम वेस्ट करता है कि कोई ऐसा आइडिया जा रातों रात मुझे बिलियनर बना दे। पर आसपास इतने धंधे हैं, इतने व्यापार है जहाँ पे आदमी आत्मनिर्भर बन सकता है। और मैं बोल रहा हूँ इस देश का भला ना कोई सरकार कर सकती, कोई भी पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि लोग ही इतने हैं और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। आदमी को लाख रुपए भी कमाना है पर बरेली भी नहीं छोड़ना है। आदमी को मेहनत भी नहीं करनी है और माँ बाप को भी खुश रखना है। संघर्ष भी नहीं करना और सफलता भी पानी है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलना भी और सैटरडे संडे नाचना भी है और भूं भूं करके गाड़ी भी चलानी और इधर सफलता भी चाहिए। सब कुछ नहीं मिल सकता ना जिंदगी में। तो ये बताने के लिए मैं भारत यात्रा पे निकल रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और मुझे दुख होता है, अगर आप समझो, चलो हम तो बहुत अच्छे प्रिविलेज लोग हैं जो AC में बैठे हैं, हमारे पास कुछ न कुछ हमारे माँ बाप ने कर्म किए होंगे, पर कितने लोग हैं जिनके माँ बाप की सैलरी 10,000 है, 15,000 है, उनके घर में साइकिल है, बाइक नहीं है, बाइक है तो कार नहीं है, कार है तो अच्छी कार नहीं है, घर में मतलब ढंग का बाथरूम नहीं है। अब उस युवा जो उनके घर में पैदा हुआ, जो मेरी उम्र का 20-22 साल, उसका कर्तव्य है, अगर वो इंसान है तो उसके घर में AC आए पहला, उसका कर्तव्य है कि गाड़ी आए, कार आए उसके घर में पहली। तो कोई बता नहीं रहा उसको कि कैसे आएगी। और वो भी वही एक ही घर में 3 जनरेशन जी रही है, मर रही है, वही जिंदगी खत्म कर रही है। इसलिए आप लोगों को बुलाया है कि यहाँ के लोगों को पता लग जाए कैसे करना है।